हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट टेक लर्न जीकेएम स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करने वाले हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है आपको आपके एग्जामिनेशन से पहले अच्छी तरीके से देख के जाना है। कुछ हमने इंपॉर्टेंट टेबल जो फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे थे उसका एक छोटा सा कंपाइलेशन में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना है। ये आपके होने वाले एग्जामिनेशन पावर ग्रिड वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाली है उसके लिए एनएचपीसी, आईओसीएल, IEEE भी चाहिए और बाकी सारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। इसको पावर ग्रिड के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उनको अच्छी तरीके से देख के जाना होगा। ये कुछ कुछ जो क्वेश्चन है उसका जो रेफरेंस है, किस तरीके से पैटर्न अभी रिसेंटली जो 27 को पूछा गया था उसके अकॉर्डिंगली हमने इस पर सेशंस आपको प्रोवाइड किया, तो आपको इसको कंप्लीटली एंड तक देखना होगा। ठीक है, साथ साथ मैं आपको बता दूं अभी रिसेंटली जो 27 फरवरी 2022 को जो पेपर हुआ था पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग, उससे कंप्लीट 120 क्वेश्चंस मैंने एक ही सेशन के अंदर, ठीक है, 1 आवर के अंदर हमने कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इसको नहीं देखा होगा इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ या फिर आई बटन पे आप क्लिक करके जाके देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे 120 क्वेश्चंस का रिवीजन आपका हो जाएगा और किस तरीके से पेपर पैटर्न रह चुका है अभी 10 ही दिनों पहले, 10 से 12 दिनों पहले, ये आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से पैटर्न रह चुका था। ठीक है, उसी के साथ आपको बता दो कि मैराथन भी हमने अपलोड करके रखी है और उसका ई बुक भी अपलोडेड है कोचिफाई चैनल के ऊपर, एक स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और जीके। हालांकि पावर ग्रिड के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि पावर ग्रिड में एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी क्वेश्चन, बाकी सारे एग्जाम जहाँ पे आपको नॉन टेक्निकल में पूछे जाते हैं ये सारे टॉपिक्स, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी की एडवांस बुक है हमारी। इसके पहले की आपने जो ई बुक देखी थी उसका भी एक एडवांस वर्जन हमने बना के रखा है। 19 रुपीज़ इसकी कीमत है, आपको हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। काफ़ी एक वन शॉट नॉन टेक्निकल की मैराथन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल्स और चार्ट के साथ हमने इसको बनाया है, तो इसको भी जाके देखना होगा। इसकी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने ई बुक नहीं भी परचेस किया तो उसको भी आप जाके डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, सारा कंटेंट एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्विकली जो है आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ और साथ साथ भी आप जो आपको टेबल प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको पॉज करके अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा। ये मेरा काइंड सजेशन रहेगा आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, पावर ग्रिड वाले स्टूडेंट्स को काम में आएगा। इंस्टेंटेनियस पावर जो है हम लोग मेजर करते मेगावाट में, वीए में, ठीक है, केवीए में या फिर एमवीए में। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस जो पावर रहता है, ठीक है, वो हम लोग जनरली मेगावाट में मेजर करते हैं। ठीक है, इट कैन बी ऑल्सो मेजर्ड इन मेगावाट। उसके जो इंस्टेंटेनियस पावर का जो यूनिट्स है वाट्स, किलोवाट, मेगावाट, इस तरीके से ये पावर ग्रिड लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, जो अभी जेईई लेवल के एग्जामिनेशन है उसमें एक क्वेश्चन बन सकता है। कॉम्प्लेक्स पावर हम लोग वीए, केवीए, एमवीए में मेजर करते हैं। अपैरेंट पावर वीए, केवीए और एमवीए में मेजर करते हैं। रियल या फिर एक्टिव या फिर एवरेज पावर हम लोग सिमिलरली वाट, किलोवाट, मेगावाट में करते हैं। और रिएक्टिव पावर हम लोग KVAR, VAR इसमें हम लोग मेजर करते हैं। तो छोटा सा एक डिफरेंशिएशन वाला टेबल था बट काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DC 3 वायर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रिक्वायर्स हाउ मच ऑफ कॉपर एज कम्पेयर टू द DC 2 वायर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि DC 3 वायर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम जो है कितना कॉपर जो है, ठीक है, उसका कंपेरिजन है DC 2 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ में। ठीक है, उसको कितना कॉपर रिक्वायरमेंट रहता है DC 3 वायर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम विद कंपेयर टू द 2 वायर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है 5/16, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब ये तो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, अब इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी टेबल्स। ठीक है, इस टेबल के अंदर आपको मैं DC सिस्टम में 2 वायर, DC 2 वायर मिड पॉइंट अर्थेड, DC 3 वायर सिंगल फेज 2 वायर मिड पॉइंट अर्थेड और सिंगल फेज 3 वायर, 2 फेज 4 वायर, 2 फेज 3 वायर, 3 फेज 4 वायर एंड 3 फेज 3 वायर एंड 3 फेज 4 वायर, उसका हमने यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ, मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर्स इसका चार्ट दिया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके वेस्ट बंगाल के एग्जामिनेशन के लिए और बाकी सारे एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से एक बार गो थ्रू करके जाना होगा, पॉज करना है कि वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करना। और मैंने कॉन्सेप्ट आपको जिस तरीके से यहाँ पे मैंने मेंशन किया जैसे सारे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन एक किया, लेकिन आप देख सकते हो एक क्वेश्चन के साथ में यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, तो पॉज करके आपको पढ़ लेना है, अच्छी तरीके से आपकी रिविजन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्पेसिफिक स्पीड NS ऑफ अ टर्बाइन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ये हमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आपको PGCL के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा है। जो स्पेसिफिक स्पीड है टर्बाइन की उसका एक्सप्रेशन क्या है, वो है हमारा NS = √P(n) डिवाइडेड बाय h⁻⁴ 1.25। अब देखिए यहाँ पे 1.25 भी आता है या फिर काफ़ी बार 5/4 भी आता है, तो इसमें गलतियाँ नहीं करने का। इस 5/4 का भी मतलब होता है 1.25 या फिर हम लोग डायरेक्टली डेसिमल में 1.25 भी रह सकता है टू द पावर। यहाँ पे आपको गलतियाँ नहीं करनी है, तो आपको ध्यान में रखना होगा
कि जो स्पेसिफिक स्पीड रहती है टर्बाइन की वो बताई जाती है NS इज इक्वल टू ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा √Pn h⁻⁴ 1.25। अब इसके लिए आपको डिफरेंट टाइप के जो टर्बाइंस है, ठीक है, और उसकी स्पेसिफिक स्पीड रेंज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना। जैसे पेल्टन व्हील हो गया, सिंगल जेट, मल्टी जेट, फ्रांसिस और कपलाइन या फिर प्रोपेलर टर्बाइन का स्पेसिफिक स्पीड रेंज आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलेंट इज यूज्ड इन अ पावर प्लांट शुड हैव अ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग कूलेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके इन सब में से कौन सी प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक्सेप्ट, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आप देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत जाती है एक्सेप्ट। दैट मीन्स क्या होता है कि इन सब प्रॉपर्टीज़ में से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो अनडिजायरेबल है, कि जो हम लोग नहीं चाहते, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ तो होनी चाहिए लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, वो हमें पर्टिकुलरली ढूंढना है, ठीक है। क्वेश्चन में वही पूछा जाता है कि कूलेंट इज यूज्ड इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट शुड हैव अ फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अब देख पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड बी नॉन ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन करोसिव होना चाहिए, ठीक है। इट शुड हैव अ हाई केमिकल एंड रेडिएशन स्टेबिलिटी, ये भी हमारा प्रॉपर्टी होना चाहिए जो हम लोग कूलेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। इट शुड हैव अ गुड हीट ट्रांसफर कैपेबिलिटी, यस करेक्ट है, उस कूलेंट की जो हीट ट्रांसफर कैपेबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, ये भी हमारी प्रॉपर्टीज़ है, डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन इट शुड एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, इट शुड एब्जॉर्ब, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए कि इट शुड नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, यहाँ पे नॉट चाहिए था, ठीक है, इट शुड नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या आ जाएगा, इट शुड नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेशन सिस्टम इंक्लूड्स फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट। अब देखिए क्वेश्चन ये जो है ना, हमने PGCL का भी रिसेंटली पेपर हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली फ्रेम अप करके आपको बता रहा है हाइड्रोइलेक्ट्रिक। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं आपको कि एक बार देखिए गो थ्रू करके जाना, ऐसा नहीं कि मैं हमने कवर किया नहीं तो आपको उसको नहीं पढ़ना है करके, आपको मैं पेपर पैटर्न बता देता हूँ, क्वेश्चन पैटर्न बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपकी हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेशन सिस्टम कवर किया है, ठीक है, तो इसके बाद में आपको क्या करना होगा कि थर्मल पावर सिस्टम में, ठीक है, हाइड्रो पावर सिस्टम में हो गया, और न्यूक्लियर में और बाकी गैस टर्बाइन में किस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से लिस्ट पढ़ के जानी होगी। जैसे मैं क्वेश्चन को आपको एग्जांपल के तरह से समझा रहा हूँ कि हाइड्रोलिक जनरेशन सिस्टम में कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया एक्सेप्ट, ये आपको वर्ड ध्यान में रखना होगा। तो वो है हमारा रिएक्टर हमारा हाइड्रोलिक जनरेशन सिस्टम में रहता है क्या, नहीं, ये हमारे किस में रहता है, न्यूक्लियर में रहता है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियर में था। हालांकि 4 वे सर्च टैंक एंड जो पेनस्टॉक है ये हमारा हाइड्रोलिक्ट्रिक जनरेशन सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, बट रिएक्टर इज नॉट। तो इसमें कौन से कंपोनेंट है ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिस्ट मेंशन की है। जैसे हो गया स्टोरेज रिजर्वायर है, डैम, फॉबे, इनटेक, सर्च टैंक, पेनस्टॉक्स हो गया, स्पिल वेज एंड टेल रेसेस, ठीक है। इसमें काफ़ी बार एग्जामिनेशन में गलतियाँ होती है, यही आपको गलतियाँ मिस नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग हैज़ अ लोअर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसमें से जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट गिवन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, डायोड हो गया, BJT, मॉसफेट और IGBT, तो इसमें से किसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी लो रहती है, तो वो है हमारा BJT, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे मैंने डायोड मेंशन करके रखा है, बट इसको कंपेयर मत कीजिएगा, मेरा ही कहने का ये मतलब था कि इसमें से जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए आपको इस तरीके से कंपोनेंट दिए जा सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो गया, जैसे BJT हो गया, मॉसफेट, टनल डायोड, इस तरीके से, तो उसकी आपको फ्रीक्वेंसी भी एक बार बढ़ के जानी होगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एक चार्ट में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ BJT, मॉसफेट और IGBT के बीच में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें पढ़ लेनी होगी। जैसे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है अबाउट 10 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। मॉसफेट का है 100 किलोहर्ट्ज़ का, और मॉडरेट है हमारे IGBT का, ठीक है। इसमें आपको ये देखिए इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या है, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना होगा। ये करंट कंट्रोल है या फिर वोल्टेज कंट्रोल है, इसमें से तो क्वेश्चन बनता है गाइस, अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना कि BJT जो है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है, मॉसफेट और IGBT दीज आर द वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, दैट मीन्स वोल्टेज के द्वारा इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और बाकी सारा टेबल ये अच्छी तरीके से पढ़ लेना होगा, ठीक है। जैसे BJT क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि जो क्वेश्चंस बनते हैं आजकल सिंपल ना बनते हुए इस तरीके से स्टेटमेंट के द्वारा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल मैंने आपके सामने प्रोवाइड किया है, ठीक है, पढ़ लेना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द बूस्ट कन्वर्टर अमॉन्ग द फॉलोइंग। एक ऐसा क्वेश्चन आपको बनता है कि यहाँ पे सर्किट्स दिए जाते हैं आपको, ठीक है, जैसे PGCL के अभी रिसेंट पेपर में आपको बताया गया था, तो आपको ध्यान में रखना होगा इसमें से कौन सा बूस्ट कन्वर्टर है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा बूस्ट कन्वर्टर, उसका आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, डेल ड्यूटी साइकिल के बराबर किस तरीके से रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये एक्सप्रेशन काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में होता है, वो हमारा V0 इज इक्वल टू V/1 - डेल्टा, ठीक है। डेल्टा का एक्सप्रेशन क्या है, आउटपुट क्या है, ये भी मुझे बताइएगा। अब देखिए इसका आंसर भी है, तो आप मुझे ये फर्स्ट सर्किट
थर्ड सर्किट एंड फोर्थ सर्किट कौन से हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप कोई भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये हमने क्वेश्चन खुद आपके लिए फ्रेम अप किए हैं। अब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उसकी आप प्रैक्टिस डाल दीजिएगा। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पता करना है। रिपल फैक्टर जो है हाफ वेव रेक्टिफायर का, ये 1.21 होता है क्या? यस, करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, क्रेस्ट फैक्टर ऑफ फुल ब्रिज रेक्टिफायर इज 1.41, ये भी करेक्ट है। एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 81.2%, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए इसका ओनली थी करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें से आपको टेबल प्रोवाइड करा हूँ, क्वेश्चन तो सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के तरीके से देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। मेन हमारा मोटर रहता है, ये आपको मैंने टेबल प्रोवाइड कराना, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रिपल फैक्टर, पीआईवी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, ये सेंटर टैप फ्रीक्वेंसी, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का तो पूछा ही जाता है, या आप पढ़ लेना। फॉर्म फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर हो गया, और एफिशिएंसी, ये सारा, हालांकि मैं तो कंप्लीट टेबल ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि वीडीसी क्या होता है, ठीक है, ट्वाइस VM/पाई, ठीक है, आईडीसी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आरएमएस लोड करंट हाफ वेव के लिए पूछा जाता है, हम लोग डायरेक्टली यही ध्यान में रख लेते हैं IM/√2, ठीक है, बट यहाँ पे हाफ वेव के लिए यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको मिस नहीं करना है, और यही भी आपको गलतियाँ नहीं करनी है। इस छोटी छोटी मिस्टेक को अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको सिलेक्शन काफ़ी इजीली हो जाता है, क्योंकि बेसिक से ही गलतियाँ हो जाती है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सिलेक्शन लेना कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, बट आपको एक चीज़ बता दूँ, बेसिक्स अगर आप क्लियर कर रखोगे, छोटी सी छोटी चीज़ें स्टेटमेंट के फॉर्म में जो आपको आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका इंग्लिश में मीनिंग समझना और क्वेश्चन को आंसर करना, यही इसमें कला होती है आपकी, ठीक है, तो ध्यान में रखना होगा। ये टेबल पॉज करके अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर हैव टू ऑपरेट इन अ डैश मोड टू ऑपरेट इट एज अ ऑन स्विच। अगर हमें ट्रांजिस्टर को एज अ ऑन स्विच करके वर्क करना है तो हम लोग उसको कौन से मोड में ऑपरेट करेंगे? उसको हम लोग सैचुरेशन मोड में ऑपरेट करेंगे। अब आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना, टेबल में आपको बता दूं इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपने PGCL का पेपर देखा होगा तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, पहले आ गया 120 क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी गो थ्रू करके आएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों चीज़ें आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट फिर से। क्योंकि वहाँ पे क्या पूछा गया था कि आपको कट ऑफ, एक्टिव, रिवर्स एक्टिव एंड सैचुरेशन ये मोड ना पूछते हुए उसमें इमिटर बेस बाइसिंग और कलेक्टर बेस बाइसिंग कैसे होनी चाहिए, रिवर्स रिवर्स, रिवर्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिवर्स, इसमें ही हमें हालांकि इसको ईजी लगता है, लेकिन जब एग्जामिनेशन का टाइम रहता है तब ऑलरेडी प्रेशर में होने के कारण हम लोग इसमें भी गलतियाँ कर बैठते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा, सैचुरेशन मोड में जब दोनों भी हमारे इमिटर टू बेस बायस एंड कलेक्टर टू बेस बायस आर इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन एट दैट कंडीशन हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन स्विच करके वर्क करता है। अच्छी तरीके से पढ़ लेना, टेबल ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को आप हालांकि स्किप कर सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन जो है ऐसा मत एक्सपेक्ट करिएगा कि सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो मैं आपको टेबल प्रोवाइड कराऊंगा उसमें से तो 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज यूज्ड फॉर अ मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस ऑफ अ लो क्यू कॉइल। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको ये तो सारी चीज़ें पता होगी कि कौन सा ब्रिज किसके लिए मेजरमेंट आता है, रेजिस्टेंस के लिए, इंडक्टेंस के लिए और कैपेसिटेंस के लिए। अब आपको ये ऐसे क्वेश्चन बनते कि इंडक्टेंस ऑफ अ लो क्यू कॉइल, इसलिए मैंने आपको एक टेबल प्रोवाइड किया था जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना होगा। अभी फिलहाल मैं इसका करेक्ट आंसर बता दूं, ओवंस ब्रिज जो है वो लो क्यू कॉइल का इंडक्टेंस मेजर करने के लिए काम में आता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, AC ब्रिजेस और DC ब्रिजेस का बताने वाला दोनों भी। अब क्या कीजिएगा, मैंने ये हालांकि काफ़ी कबार बताया है आपको कि यूज़ और सिग्निफिकेंस आप पढ़ के जाइएगा, और सेम PGCL में आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जैसे हेज ब्रिज हो गया, एंडरसन ब्रिज और ओवंस ब्रिज, तीनों भी हालांकि इंडक्टेंस को मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कौन से क्यू कॉइल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये राइट हैंड साइड का टेबल अच्छी तरीके से, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन हमारा नेक्स्ट जो DC ब्रिज है, काफ़ी कबार ये केल्विन डबल ब्रिज एग्जामिनेशन में पूछा था लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। मेगर का क्वेश्चन बनता है। अब देखिए मेगर में आपको सिर्फ यही नहीं पूछेगा कि हायर इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, मेगर का जो वोल्टेज है उसका जनरेटर वोल्टेज, उसका RPM भी, ठीक है, आपको एग्जामिनेशन में बनता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी क्विकली हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। इंपेडेंस रिले, सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया था PGCL में, लेकिन वहाँ पे स्टेटमेंट के द्वारा पूछा गया था, एक सिंगल स्टेटमेंट। मैं आपको तीनों भी स्टेटमेंट एक ही इसमें बता रहा हूँ, ठीक है, आपको बताना होगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो, मैंने उसी दिन आपको प्रैक्टिस लिया था, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इंपेडेंस रिले क्या है कि हमारा वोल्टेज डिस्टेंट डायरेक्शन रिले है, ठीक है, ये क्या है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। मोर रिले इज अ वोल्टेज डिस्टेंट ओवर करंट रिले, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर। और देखिए थर्ड भी हमारा रिएक्टेंस रिले इज एन ओवर करंट रिले विद डायरेक्शनल डिस्टेंट, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ओके, अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड दीज आर करेक्ट इनकरेक्ट। ओके, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा गया था, इसलिए आपको ये इंपेडेंस रिले, मोर रिले एंड रिएक्टेंस रिले अच्छी तरीके से पढ़ के जाने होंगे, हर बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इन अ 3 फेज पावर मेजरमेंट बाय 2 वाटमीटर मेथड। ये तो एग्जामिनेशन में 100% बनता ही है, एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए टेबल मैंने प्रोवाइड किया और अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाएगा, उसमें उसके बाद और कोई नहीं आएगा, ठीक है। इन 3 फेज पावर मेजरमेंट बाय 2 वाटमीटर मेथड, ऐसे कौन से पावर फैक्टर पे जो 1 वाटमीटर है हमारा पॉजिटिव शो करता है, दूसरा जो है नेगेटिव शो करता है। वीडियो पॉज करके रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा या फिर टेबल पे से आप देख के भी बता सकते हो। तो वह हमारा यूनिटी पावर फैक्टर के ऊपर आप देख सकते हो। पावर फैक्टर जब यूनिट रहता है, यहाँ पे जो हमने पावर फैक्टर बोला था यूनिटी, वो गलत है, जीरो पावर फैक्टर पे। हालांकि क्वेश्चन हमने दूसरा डिफरेंट फ्रेम किया था, अभी फिर से आपको बता रहा हूँ कि जीरो पावर फैक्टर पे ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ना कि यूनिटी। जीरो पावर फैक्टर पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हमारा वाटमीटर रीड कर रहा है। अगर वो दोनों इक्वल है तब हमारी पावर फैक्टर की कंडीशन 1 रहती है। यूनिटी पावर फैक्टर पे एक वाटमीटर और दूसरे वाटमीटर का जो रीडिंग है वो इक्वल रहती है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मेन हमारा इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हम लोग टेबल अच्छी तरीके से पढ़ ले, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन बनता है और पीजीसीएल में 2 क्वेश्चन यही टेबल से आपको एज इट इज पूछे गए थे, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द पीक फैक्टर ऑफ अ ट्रायंगुलर वेविस। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको फॉर्म फैक्टर, आरएमएस फैक्टर, इस तरीके से एवरेज वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करना है क्वेश्चन बनता है स्पेसिफिकली पीजीसीएल के एग्जामिनेशन में। तो पी फैक्टर जो है ट्रायंगुलर वेव का वो कितना है 1.732। इसके लिए टेबल मैंने मेंशन करके रखा है, टेबल अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। साइन ट्रायंगुलर, स्क्वायर और सॉटूथ के लिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटपुट वोल्टेज फॉर सीसी कॉन्फ़िगरेशन, दैट मीन्स कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का ट्रांजिस्टर में क्या रहने वाला है, ठीक है। तो जो आउटपुट वोल्टेज है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का वो रहता है हमारा VEC, देख सकते हो आप, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इमीडिएट टू कलेक्टर जो वोल्टेज रहता है वो रहता है हमारा आउटपुट वोल्टेज फॉर कॉमन कलेक्टर। इसी तरीके से कॉमन बेस, कॉमन एमिटर के लिए भी ध्यान में रखना होगा। अब नेक्स्ट चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% इसमें से क्वेश्चन बनता है एक, ठीक है, ध्यान में रख लीजिए। आपको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट करंट, दिस आर ऑल हैज़ बीन गिवन, ठीक है। इसी के साथ आपको इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस अच्छी तरीके से पढ़ लेना होगा। स्पेसिफिकली इसकी वैल्यूज़ काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में बनती है, करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, और इसका एप्लीकेशन भी ध्यान में रखना होगा। स्पेसिफिकली कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है बिटवीन इनपुट। अगर हम लोग इनपुट कुछ इस तरीके से दिया तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, कुछ 180 डिग्री फेज शिफ्ट है, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बनता है सीई कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी जो टेबल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे एग्जामिनेशन के लिए, ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट चार्ट में भी हम लोग जो एच पैरामीटर्स है ये भी मैंने आपको बता दिया, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर के लिए। ये वेस्ट बंगाल के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना हुआ। पॉज करके आप पढ़ सकते हो। इनपुट इम्पोडेंस विद आउटपुट शॉर्ट सर्किट, ये क्या हो गया, रिवर्स वोल्टेज रेशियो क्या है, ठीक है, फॉरवर्ड करंट गेन क्या, उसका रेशियो ये काफ़ी कबार हमें कन्फ्यूजन करता है, ठीक है। एक बार डायग्राम बना के आप पढ़ लोगे तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ध्यान में रख लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड शोज द नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। इसमें से कौन सा डायोड हमें नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन शो करता है। काफ़ी क्वेश्चन आसान है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, टनल डायोड। टनल डायोड का सिंबल भी आपको ध्यान में रखना होगा, और ये जो है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन हमें बताता है, ठीक है, इस तरीके से। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है टनल डायोड की। आपको पीएन जंक्शन डायोड, जीना डायोड, शॉर्टकी डायोड और टनल डायोड का कंपैरिजन मैंने आपको बताया, अच्छी तरीके से पढ़ लेना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको खुद को पढ़ने के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका रिविजन हो सके उसी बहाने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है अराउंड 3400 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, ठीक है। 3400 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का। अगर आपने एलिमिनेशन का एक सेशन नहीं देखा होगा जिसमें हमने टॉप 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, ये भी आप जाके देख सकते हो, पीजीसीएल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑस्मियम, टंटलम और टंगस्टन का यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हमने बताया, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग टू द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, ठीक है। देखिए कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो यहाँ पे बोला गया कि कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग सराउंड्स द कोर। वाइंडिंग क्या करती है, सराउंड करती है कोर को, और प्लेस की जाती है साइड लिम्स के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट इसमें बताऊंगा। कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर जो लैमिनेशन कट किए जाती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग स्ट्रिप दैट आर अरेंज्ड इन द शेप ऑफ ई एन आई, ये गलत हो जाएगा। शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में लेस कॉपर मटेरियल रिक्वायर्ड रहता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये तो सिर्फ मैंने आपको क्वेश्चन बताया, इसके साथ ये जो टेबल है इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ये टेबल आपको क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ टाइम टू टाइम, इसमें से ही क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन उठाया जाता है ऐसा लाइन, और उसी में से आपको ऑप्शन बनाए जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या सराउंड करता है, कौन से एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, और हमारे पास में इंसुलेशन किसके लिए ज़्यादा लगता है, नहीं लगता है, ये पॉज करके खुद पढ़ लोगे तो आप ये रिवीजन काफ़ी क्विकली हो जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना होगा गाइस, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज फॉर पावर फैक्टर करेक्शन। पावर फैक्टर करेक्शन के लिए हम लोग सिंक्रोनस मोटर यूज़ करते हैं नो लोड पे, ठीक है। नो लोड ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर जो है हम लोग पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ एक टेबल जो इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको प्रोवाइड किया, डिफरेंस जो है सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये पढ़ना, ठीक है। क्या क्या चीज़ें, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कंपैरेटिव क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने 10,000 क्वेश्चंस की ये बुक पढ़ ली और आपका सिलेक्शन हो गया, आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान में देना होगा। जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ एनालाइज करके रिसेंट पेपर से, उसी के अकॉर्डिंगली आपको को सेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये टेबल जो है अच्छी तरीके से पढ़ लेना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ ग्रीन कलर लाइट। ग्रीन कलर लाइट का वेवलेंथ क्या है, वो है 5500, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसके साथ आपको क्या ध्यान में रखना होगा, जो वेवलेंथ है वो एक्सप्रेस की जाती है 2 यूनिट्स में। एक तो है हमारा माइक्रोन, ठीक है, और दूसरा है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये ए उसके ऊपर इस तरीके से डॉट रहता है, एंगस्ट्रॉम जिसको बोलते थे, कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। एक माइक्रोन मतलब क्या होता है, वो होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। और एक एंगस्ट्रॉम अगर आपको क्वेश्चन बनता है तो ये आपको ध्यान में रखना होगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर ये होता है, ध्यान में रखना होगा कि ये बी भी बनता है, ठीक है। तो आपको डिफरेंट कलर्स है, उसकी वेवलेंथ एग्जामिनेशन में काफ़ी बार बनते हैं, ध्यान में रखना होगा, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ओके। एक क्वेश्चन के साथ देख सकते हो 5 क्वेश्चन अदर भी बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक मटेरियल हैज़ अ रिलेटिव परमेबिलिटी स्लाइटली लेस देन 1। इसमें से कौन से मैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी और स्लाइटली लेस देन 1 रहती है, तो वो है हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो रिलेटिव परमेबिलिटी रहती है वो स्लाइटली लेस देन 1 रहती है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इसी के साथ आपको डायमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल और इसकी मैग्नेटिक जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो आपको ध्यान में रखना होगा किस तरीके से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना होगा, ठीक है। आपको ये पढ़ने के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम कम है, ठीक है। और मैं आपको आने वाले सेशंस के अंदर इसका एक एक ईच एंड एवरी पॉइंट का मीनिंग भी समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर 132 kV सबस्टेशन। 132 kV सबस्टेशन के लिए इसमें से कितना एरिया रिक्वायर्ड है ये आपको पूछा गया है, तो वो है हमारा 10 एकर्स। अगर आपने PGCL के लिए प्रिपेयर करोगे, ठीक है, अगर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करना है तो 15 रुपीज़ में एक सिंगल टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट 170 क्वेश्चन के साथ में हमारे एप्लीकेशन के ऊपर वहाँ पे आप जाके वहाँ पे आप जाके खुद को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 132, 220, 400 kV सबस्टेशन के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड है ये क्वेश्चन PGCL में पूछे गया और हर एक एग्जामिनेशन में बनता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर कंस्ट्रक्टिंग द योक ऑफ द मशीन। अभी हमें योक बनाने के लिए इसमें से कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन में पूछा है। तो हम लोग योक को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कास्ट आयरन यूज़ करते हैं। ये तो हमारा एक बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ मैं आपको एक ही टेबल के अंदर सारी आपकी कन्फ्यूजन है आपको बताने वाला हूँ कि योक, फील्ड सिस्टम, आर्मेचर कोर, आर्मेचर कंडक्टर, कम्यूटेटर और ब्रश किससे बनाए जाते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखे, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। जैसे योक कास्ट आयरन का बनाया जाता है, फील्ड सिस्टम हाई ग्रेड कॉपर या फिर एल्यूमिनियम एनामल्ड वायर या फिर स्ट्रिप से बनाई जाती है, लैमिनेट शीट स्टील के द्वारा हम लोग आर्मेचर कोर बनाते हैं, जिसका लैमिनेशन का ये वैल्यू भी पूछा जाता है कितने लैमिनेशन का थिकनेस रहता है, तो 0.4 से लेके 0.6 mm तक का रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये ऑलरेडी बता दे रहा हूँ, ठीक है। और ब्रशेस किसके रहते हैं ये भी आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेमीकंडक्टर मटेरियल इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द रेड कलर LED लाइट। रेड कलर का LED लाइट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग गैलियम आर्सेनेट फॉस्फाइड ये यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हम इसकी डोपिंग करते हैं बेसिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये तो हमने क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। इसी के साथ जो टेबल है ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा। टिपिकल LED कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल बताया, इसमें कौन सा कलर देखिए उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको कलर भी प्रोवाइड किया, ठीक है। इन्फ्रारेड का वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है। फॉरवर्ड वोल्टेज कितना है इसका, जैसे रेड कलर प्रोड्यूस करने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, येलो, एम्बर कलर का रेड, ग्रीन, ब्लू और वाइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ लेना। नेक्स्ट है कैपलन टर्बाइन, ये कौन सा फ्लो टर्बाइन है, ध्यान में रखना होगा। कैपलन टर्बाइन जो है एक एक्सियल फ्लो टर्बाइन है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इसी के साथ आपको ये फ्लो, इसकी एनर्जी, इसका हेड और स्पेसिफिक स्पीड ध्यान में रखनी होगी वेरियस और टाइप ऑफ टर्बाइंस के लिए, जैसे पेल्टन, फ्रांसिस, प्रोपेलर या फिर कैपलन टर्बाइन के लिए। इसकी स्पीड तो काफ़ी बार एग्जाम से प्रीवियसली पूछी जाती है, लेकिन आजकल वो फ्लो किस तरीके से ये एग्जामिनेशन में बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन की तरफ ध्यान ना देते हुए, क्वेश्चन तो हालांकि पढ़ लो लेकिन पॉज करके याद से ये चीज़ बता रहा हूँ, ये इस टेबल को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिकमेंडेड स्पैन ऑफ अ स्टील पोल इज अबाउट, स्टील पोल का रिकमेंडेड स्पैन कितना रहता है, वो रहता है अबाउट 50 से लेके 80 मीटर्स के बीच में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी के साथ वुडन, RCC, स्टील और स्टील टावर के लिए रिकमेंडेड स्पैन अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ जो है यहाँ पे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके रखी है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना होगा। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे सिर्फ आपने डिमांड फैक्टर लर्न कर लिया और आपने सोच लिया कि एग्जामिनेशन में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। डिमांड फैक्टर के साथ इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये आपको यहाँ पे पढ़ लेना होगा, ठीक है। डिमांड फैक्टर का इसके लिए पता करते हैं हम लोग, टू फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ प्लांट इक्विपमेंट मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, ये इसका फॉर्मूला है डिमांड फैक्टर का। इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल भी बनता है, ये अगर आपको पता होगा तो आप न्यूमेरिकल आसानी से 1 मार्क में जल्दी से जल्दी पता कर लोगे, काफ़ी सिंपल सा रहता है। नेक्स्ट है हमारा लोड फैक्टर, ठीक है। लोड फैक्टर ये ऑलवेज लेस देन 1 रहता है, जितना लोड फैक्टर हाई रहेगा उतना ही लेस रहेगा हमारा कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड। यही से क्वेश्चन बना था, ठीक है, पीटीसीएल में। तो ये स्टेटमेंट मैंने आपको जो बताए थे, जिन स्टूडेंट ने ये अच्छी तरीके से पढ़ के गए होंगे तो उसका उनका 27 का जो पेपर हुआ था वो भी आसानी से गया होगा। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर, ये हमारा सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड ऑन द पोजीशन, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहते हैं। और यही सेम क्वेश्चन आपको पीटीसीएल में एज इट इज पूछा गया था कि जितना डाइवर्सिटी फैक्टर ज़्यादा रहेगा उतना ही लेस रहेगी हमारी कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ पावर, ये इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का रेशियो आपको ध्यान में रखना होगा। एनुअल प्लांट कैपेसिटी फैक्टर एंड रिजर्व कैपेसिटी पे एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल के फॉर्म में एग्जामिनेशन में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लांट यूज फैक्टर। अब प्लांट यूज फैक्टर क्या है? स्टेशन आउटपुट इन किलोवाट आवर अपॉन प्लांट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय आवर्स ऑफ यूज, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लोड फैक्टर, ये भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, किस तरीके से एवरेज लोड निकालते हैं और यूनिट जनरेटेड पर एनएम निकालते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनता है, ये आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। हर एक चीज़ पढ़ने के लिए आपको बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, किसमें हम लोग एक्सप्रेस कर दें एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, करंट फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एंड मैग्नेटिक करंट डेंसिटी, ये सारी चीज़ें एक ही इसमें मैंने आपको टेबल में प्रोवाइड की। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल आपके लिए मैं कंसिडर करके ये बता रहा हूँ, आपको इसमें से डेफिनेटली फ़ायदा होगा, ऐसे आशा कर दो। आज का सेशन आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। आपको सेशन को लाइक भी करना है। हमारे चैनल कोचिफायर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू उसको आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करिएगा, जो एप्लीकेशन की लिंक मैंने आपको प्रोवाइड की है उसको भी आप जाके देख सकते हो। जो भी ई बुक और हमने वीडियो कोर्सेज बताए उसको भी हमारे दोनों भी एप्लीकेशन पे जाके चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग सेशन। हैव अ नाइस डे।